हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक समाज कल्याण छात्रवृत्ति वाला फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने फिर से आवेदन फॉर्म है वो शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये 2024-25 वाले आवेदन फॉर्म ही माने जाएंगे, लेकिन अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा के 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। तो आप 30 अप्रैल 2025 से पहले समाज कल्याण छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए जान लेते हैं हम कि भाई क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसके तहत सरकार ने कुछ आरक्षित वर्ग रखे हैं जो कि ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आप एसटी, एससी या फिर एमबीसी से हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपके परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप डीएनटी से हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ आपकी आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से सालाना कम होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं ओबीसी और एक आता है ईबीसी इसमें। तो जो ओबीसी और ईबीसी है इसके अंदर सभी जो है उनको काउंट नहीं किया गया है। ओबीसी और ईबीसी के अंदर इन लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया है। जैसे कि मान लो ओबीसी या फिर कोई ईबीसी है तो उसके साथ ही साथ उसके पास है वो बीपीएल का राशन कार्ड होना जरूरी है, उसके पास स्टेट बीपीएल का राशन कार्ड होना जरूरी है, या फिर वो कोई दिव्यांगजन होना चाहिए। अगर वो महिला है तो मान लो कोई महिला है तो वो अगर डाइवोर्स या तलाकशुदा है तो वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये कैटेगरी आपके पास है तो ही आप ओबीसी या ईबीसी से ये फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सिंपल जो ओबीसी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए फिर क्या योजना है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ है जो मुख्यमंत्री सर्वजन जो उच्च मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसमें आप ये जो सभी वर्ग के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर किसी भी आरक्षित वर्ग को नहीं रखा गया, आप सभी कर सकते हैं। बस उसमें एक कंडीशन ये रखी गई है, तब आपकी आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका आप जो स्टडी कर रहे हो, रेगुलर अध्ययनरत हो आप, तो वो आप किसी राष्ट्रीय संस्था के तहत, यानी अपने जो स्टेट की है वो कॉलेज नहीं होनी चाहिए, बाहर के साइड में होनी चाहिए, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या होनी चाहिए, उसमें अगर आप नियमित अध्ययन कर रहे हो तब आप ये जो स्कॉलरशिप योजना है इसके तहत आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार इसमें दो हो गई, एक तो हो गई समाज कल्याण छात्रवृत्ति जिसके अंदर आरक्षित वर्ग रखे गए, दूसरी हो गई मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च छात्रवृत्ति मैट्रिक योजना, इसके तहत हैं वो सभी वर्ग रखे गए। इसमें आय है वो आपकी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी रहने वाले हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। अब आधार कार्ड जो है वो आपका अपडेट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 10 साल हो गए आपने बायोमेट्रिक नहीं दिए आधार कार्ड पे तो आप एक बार बायोमेट्रिक जरूर दे लें आधार कार्ड पे। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है इसके अंदर जन आधार कार्ड। जी हाँ, आपका जो जन आधार कार्ड है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जी हाँ, आपके जो 10th की जो मार्कशीट है और आपका जो आधार कार्ड की जो डिटेल है और आपके जो राशन कार्ड की डिटेल है वो सारी की सारी है वो जन आधार के साथ अपडेट होनी चाहिए, यानी जन आधार के साथ वो लिंक होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो जानकारी है, आपके आधार कार्ड की जानकारी है और आपके जन आधार कार्ड की जो जानकारी है, तीनों सेम होनी चाहिए। यहाँ तक कि गांव पता अगर कोई ब्लॉक लिख रखा आपने तो वो भी उसमें सेम होना चाहिए। इनमें से किसी एक में भी अगर गड़बड़ पाई जाती है तब आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर ऑब्जेक्शन आ जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे मेनली जन आधार के बारे में। जी हाँ, जन आधार के साथ में आप अपना जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है और आय घोषणा पत्र है जो कि 4 पेज का होता है, जो कि इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके वो भरवा सकते हैं किसी से भी। तो इस प्रकार आपका जो मूल, जाति और आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ में बैंक पासबुक जो है वो आपकी है जन आधार के साथ लिंक होनी चाहिए, यानी आपका खाता है वो जन आधार के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बात इसमें थोड़ा ये कर लेते हैं कि बैंक जो पासबुक है या आपका जो अकाउंट जो है वो आधार सीडिंग होना चाहिए। जी हाँ, आधार सीडिंग है वो आधार लिंक से अलग है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। आप देख सकते हो कि आपका जो खाता है वो आधार लिंक है या आधार सीडिंग। आपका खाता अगर आधार सीडिंग होगा तभी उसमें छात्रवृत्ति आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो छात्रवृत्ति है ये 60:40 के रेशो में दी जाती है, यानी 60% सेंटर देता है और 40% है वो स्टेट देता है। तो अगर आपका खाता आधार सीडिंग नहीं हुआ तब वो 60% राशि है वो आपके खाते में नहीं आएगी, यानी आपने जो फीस कॉलेज को दी है उसका 60% है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार आप चेक कर लें, वीडियो के नीचे लिंक है कि आपका खाता वो आधार सीडिंग है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप बैंक जाके या फिर घर बैठे भी अब आधार सीडिंग कर सकते हैं अपनी बैंक के किसी भी अकाउंट के साथ में। और इसके साथ ही साथ आपको इसमें गत वर्ष की अंक तालिका चाहिए जिसमें आपने रेगुलर अध्ययन किया हो। मान लो आपने 3rd ईयर में हो आप अभी, तो आप 2nd ईयर के अंदर रेगुलर होनी चाहिए, वो वाली मार्कशीट लगेगी इसको फॉर्म भरते टाइम। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है ये लेके आप ई मित्र वाले के पास जा सकते हैं, वो फॉर्म भर देगा, या फिर आप खुद भी भर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, SJMS जो पोर्टल है अपना, उस पर जाके आप छात्रवृत्ति है वो फॉर्म सेलेक्ट कर लेना। उसमें बहुत सारी आएंगी, देवनारायणी हुई,
अनुपूरित कोचिंग योजना हुई, समाज कल्याण छात्रवृत्ति हुई, इस पर आप क्लिक करके फिर अंदर जाके आप अपना जो प्रोफाइल है वो तैयार करेंगे। पहले इसमें एक बात बता देता हूं, अगर कोई घर बैठे फॉर्म भर रहा है तो ध्यान रखना, आपने अपनी SSO ID ओपन करी, SCMS पोर्टल में गए, वहां जाते आपकी डिटेल मांगेगा, वो प्रोफाइल अपडेट कराएगा। याद रखें, अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ आती है तो सबसे पहले आपको अपना जन आधार है उसमें चेंज कराना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। अदरवाइज आप ये देख लो, फॉर्म भरने के लिए अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप पहले ही जन आधार को अपडेट कर लें, अपना जो आधार कार्ड है और 10th की मार्कशीट है उसके साथ में सारी चीज़ें मैच कर लें, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट लगा दिए सारे, नीचे दिया गया जो लिंक है उससे भर दिया, या आप किसी भी ई-मित्र से आपने ये फॉर्म है वो भरवा दिया, तो अब आपका फॉर्म है वो कॉलेज स्तर पे पहुंच जाएगा। अब आपके कॉलेज में जो भी फीस ली जा रही है, एक तो आपको अगर एडमिशन फीस, क्रीडा फीस, कोई भी फीस ली जा रही है तो आप उसकी रिसीट रखेंगे। फिर कॉलेज वाले पोर्टल पे अगर आपका नाम प्रदर्शित हो जाता है तब आपको बायोमेट्रिक भी वहाँ देनी होगी। जी हाँ, आपको महीने में एक बार जाके अपना छात्रवृत्ति डिपार्टमेंट है वहाँ जाके वो SJM पोर्टल खोलेंगे कॉलेज वाले, वहाँ जाके आपको अंगूठा लगाना होगा मशीन पे महीने में एक बार। अदरवाइज़ आपको फिर ये छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनका रेगुलर मोड यही रहता है देखने का कि बच्चा रेगुलर आ रहा है या फिर नहीं। तो आपको महीने में एक बार बायोमेट्रिक है या थंब इम्प्रेशन है वो कॉलेज में जाके देने होंगे। अब बात रही कि ये जो फीस जो है वो आपके अकाउंट के अंदर है वो वापस है वो भेज दी जाती है। फिलहाल के लिए आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब आपसे सारी जो फीस है वो ले ली जाती है, जैसे एडमिशन फीस हुआ, परीक्षा शुल्क हुआ, प्रैक्टिकल फीस हुआ, जो भी जितनी भी रिसीट जो होती हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। हालांकि ये जो सारी रिसीट है फीस वाली है ये कॉलेज वाले ही अपना पोर्टल खोल के हैं वो आपके नाम के आगे अपलोड करेंगे, जिसके बाद हैं वो ये जो राशि है ये आपके खाते के अंदर आ जाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि जो बीएड करते हैं उनकी जो फीस है 26,527 जो भी रहती है वो सारी की सारी उनके अकाउंट में है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म आपने भर दिया तो आपको अब 30 दिन के भीतर है वो रोज़ आपको अपना जो फॉर्म है वो चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें ये कई बार करेक्शन का मौका देते हैं, कई बार करेक्शन का मौका नहीं देते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में एक जगह लिखा है कि आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, फिर नीचे यही लिखा है कि आपको 30 दिन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे किसी भी सूचना को बदलने के लिए या फिर करेक्शन करने के लिए। तो आपने फॉर्म अप्लाई होने के बाद में आप रोज़ अपनी SSO ID ओपन करना, SJMS पोर्टल पे जाना, वहाँ जाके आपको अपना छात्रवृत्ति ये जो फॉर्म है समाज कल्याण वाला ये दिखेगा। इसके अंदर आप अपना स्टेटस है और आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है वो आपको इसमें दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्शन आ रखा है तो आप उसको वहीं से ठीक कर सकते हैं, नहीं आ रखा तो कोई बात नहीं, आप उसको पेंडिंग पड़े रहने दीजिए डिपार्टमेंट लेवल पर और चेक करते रहिए कि वो कन्फर्म है वो DLO द्वारा कब किया जाता है। अब बात कर लेंगे जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था और क्या उनको दोबारा फॉर्म भरना है या उनको कोई करेक्शन करना है। जी हाँ, अगर आप अपनी SSO ID खोल के देखोगे, अगर उसके अंदर करेक्शन आ रखा है तब आप करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। और अगर किसी का फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है अब वो कुछ चेंज करना चाह रहा है तब वही बात है कि अगर एडिट ऑप्शन है तब तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई जो चेंज है उसमें नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ मान लो किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, हाँ, तो वो इसके अंदर है वो समाज कल्याण छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो फिर से फिलअप कर सकता है जिसका फॉर्म है किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है। वो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप वहाँ कर सकते हैं।